हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार और यूपीएससी के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 14। आई होप कि इससे पहले के बाकी के सेट्स को आपने ज़रूर देख लिया होगा। प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस रोजाना देखने को मिलता है और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देता हूं, तो वहां पे आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है, तो पॉलिटी में हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय परिषद। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। रिविजन्स के तौर पे जो दे रहा हूँ वो कोशिका विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिका विज्ञान, इसको पढ़ेंगे। मैसूर युद्ध और कर्नाटक युद्ध को एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स में जनवरी 2021 को रिविजन्स कर लीजिएगा। यही रहने वाला है कल का आपका होमवर्क। तो बस आपसे यही कहूँगा कि सभी कामों को छोड़ करके पहले होमवर्क को कंप्लीट करने की कोशिश किया कीजिए, तभी चीज़ें आप बाकी चीज़ें बाद में पढ़िएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा कह सकते हैं करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो यहाँ पे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यही इनका प्रमुख कारण हम कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सल्तनत काल में दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। दीवाने खैरात, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दीवाने खैरात नामक जो विभाग की स्थापना की गई थी फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जिसको हम लोग FST कहते हैं। और साथ ही साथ इनकी और भी दो विभाग थी, जैसे कह सकते हैं दीवाने इस्तिहाक और दीवाने बदंगान। ये आपको ध्यान रखना है, दो अलग विभाग और भी बनाए गए थे। नेक्स्ट वन, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। उसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं, ठीक है, डायलिसिस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत, ठीक है फ्रेंड्स, छोटी आंत। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत भी कहते हैं, तो हो सकता है ऑप्शन में छोटी आंत ना लिख करके क्षुद्रांत लिखे, ठीक है। अगला प्रश्न, RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। आयोग बताइए कौन सा आयोग था जिसकी सिफारिश पर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। सही आंसर हो गया हिल्टन यंग, ठीक है। यंग हिल्टन जो आयोग था इनके सिफारिश पर किया गया था 1935 में, और जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था 1949 में, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। देखिए पहला पॉइंट ही गलत है, क्यों, क्योंकि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में हुआ था और उस वक्त कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स का समय था, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय तो 1813 से 1823 तक जाता है। तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट्स हमारा गलत है। अच्छा, गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया किसने था, तो विलियम विल्किंस कह सकते हैं, या फिर कहीं किसको चार्ल्स विल्किंस लिखता है, विलियम चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन है कि केंद्र सरकार में व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है। केंद्र सरकार में व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति है वो किसमें निहित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जिसको GST कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको ये बताना है कि लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य था। इससे जुड़ी सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस टाइप का टैक्स है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये एक कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर होता है। और इसका लागू करने का सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था देश में एक रूपता लाने के लिए, ठीक है, देश में कर की एक रूपता लाने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कि 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी है जो क्रिकेट में नहीं दी जाती है। क्रिकेट में नहीं दी जाती है, तो राइडर कप की बात करें तो ये गोल्फ में दिया जाता है, न कि क्रिकेट में। तो यहाँ पर राइडर कप बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा एरोटा, ठीक है। एरोटा जो होता है वो शरीर की विशालतम धमनी है, यहाँ पे बी करेक्ट होगा। बुमचू भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनोखा सांस्कृतिक त्यौहार है, बताइए कि बुमचू का संबंध
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम से। ठीक है, बुमचू का संबंध सिक्किम से होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना को वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है? वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से जाना जाता है, बताइए कि किस प्रमुख घटना को? तो हम कह सकते हैं दांडी मार्च की जो घटना थी उसी को नाम दिया गया था वाइट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, नेक्स्ट वन, कौन सी जो कि खरीफ फसल नहीं है? बताइए कि खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन नहीं है? मूंगफली, मक्का यहाँ पे कह सकते हैं खरीफ के फसल के अंतर्गत आता है, जबकि सरसों ये हमारा रबी फसल के अंतर्गत आता है। इस वजह से यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। खरीफ फसल के बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि इसकी बुआई कटाई कब की जाती है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है बुआई कटाई। तो इसकी बुआई कह सकते हैं जून जुलाई में किया जाता है, जबकि कटाई नवंबर दिसंबर में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है, हम कह सकते हैं किस मिट्टी को? काली मिट्टी को, जिसको हम लोग रेगुर के नाम से जानते हैं। और ये मिट्टी फ्रेंड्स कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, चपचरकुट और मीमकुट, साथ ही साथ पालकुट, निम्नलिखित में से प्रमुख त्यौहार है किस राज्य का? चपचरकुट त्यौहार, मीमकुट और पालकुट जो है किस का प्रमुख त्यौहार है? तो ये मिजोरम का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बड़क जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? देखिए जनजाति यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़क जनजाति का संबंध हम कह सकते हैं तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेलाग्रा और स्कर्बी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए कि पेलाग्रा और स्कर्बी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन B3 के कारण पेलाग्रा और विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्बी कह सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और रोजाना इसी तरह की एक मॉक टेस्ट के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वन देखिए, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है? यानी विलुप्त जीवों का अध्ययन करने के लिए हम लोग विज्ञान के किस शाखा में करते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं जीवाश्मों का अध्ययन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ जाता है कि जीवाश्मों का अध्ययन का हम क्या कहते हैं, तो यही होता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स कि कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? देखिए कोनिका कप हो गया, उबेर कप, थॉमस कप, चड्डा कप, नारंग कप, ये सभी के सभी बैडमिंटन से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, देखिए ये क्वेश्चन अक्सर इस तरह से नहीं पूछा यही जाता है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये पुस्तक किसने लिखी थी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी थी? तो एम विश्वेश्वरैया, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न देखिए, चिली और पेरू के तट से दूर शीतल जल के अप्रवाह से बनी धारा को क्या कहते हैं? चिली और पेरू तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा को किस नाम से हम जानते हैं? वो धारा होता है हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, हम्बोल्ट की जलधारा, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम्बोल्ट की जो जलधारा वो प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो बताइए फ्रेंड्स कि किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा को प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइए यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी इनको, बिल्कुल ये भी सही है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इन्होंने अल हिलाल नामक पारसी समाचार पत्र की शुरुआत की थी, ये पॉइंट्स गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड तो सही हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, लेकिन थर्ड गलत क्यों है ये जान लेते हैं। देखिए थर्ड की अगर हम बात करें तो अल हिलाल जो समाचार पत्र है ये अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा 1912 में स्टार्ट किया गया था, 1912 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कह सकते हैं नाभिक के बाहर जो डीएनए होता है, राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी सूत्रकर्णिका। सूत्रकर्णिका का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित दो क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने की थी 1886 में, और इसका नामकरण जो किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया वो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर, ठीक है, सेक्युलर का अर्थ क्या है। संविधान के प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या है, तो सेक्युलर शब्द का अर्थ हम कह सकते हैं कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है। तो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा कि लोहे से परिचित हैं, तो आपको पता है कि सिंधु सभ्यता में अब तक लोहे की साक्ष्य का पता नहीं चला, सिंधु सभ्यता लोहे से परिचित नहीं थी। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, हड़प्पा स्थल था। और बताइए कि हड़प्पा स्थल जो मांडा है वो किस नदी के किनारे स्थित था, ये जम्मू कश्मीर में पाया गया था ये स्थल, और ये चिनाब नदी के किनारे अवस्थित था। ऑप्शन ए करेक्ट है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, बताइए कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अजात जो शत्रु हैं, अजात शत्रु को कहते हैं कुड़िक। ठीक है फ्रेंड्स, कुड़िक। नेक्स्ट वन है कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स भी है, जैसे ध्यान दीजिएगा कि बक्सर के युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब में मीर कासिम और अवध के नवाब में सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना जो थी वो अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। मैंने आपको बताया था इस टाइप का, इस टाइप का नहीं, यानी इस क्वेश्चंस के बारे में मैप के थ्रू बताया था। अगर आपने हमारे उस वीडियो को देखा होगा जिसमें हम लोगों ने बिहार ईसाई घटना चक्र के बारे में बात करते हैं, तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से बताया था। तो ये कह सकते हैं ये 3 देशों के मध्य स्थित है, जैसे तंजानिया, केनिया और युगांडा। ठीक है, और विक्टोरिया झील से फ्रेंड्स नील नदी का उद्गम होता है, ये ध्यान रखना है, और नील नदी जाकर के भूमध्य सागर में गिरती है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है इसका ग्रहण हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। डी विल बी करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था, यानी साइमन कमीशन का विद्रोह जो है वो क्यों किया गया था, विरोध क्यों किया गया था। साइमन कमीशन को हम लोग व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे 4 मिलान की गई है, तो उनकी रचनाओं के साथ मिलान किया गया, तो बताइए कि यहाँ पे गलत कौन सा है। कॉमरेड की बात करें तो मोहम्मद अली बिल्कुल सही है। लाइफ डिवाइन की बात करें तो यहाँ पे अरविंद घोष, ये भी बिल्कुल सही है। और अभ्युदय की बात करें तो राजा राम मोहन राय, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स गलत है, क्योंकि अभ्युदय की रचना मदन मोहन मालवीय ने किया था, यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत है। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। और इसको अगर हिंदी में करें तो क्या होगा, इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए। भारत भारतीयों के लिए नारा जो दिया गया था वो आर्य समाज ने दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आपको हिंदी वाला भी याद रखना है। अगला देखिए, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित हुआ था, यानी कि पहला जो कारखाना अधिनियम पारित किया गया था कब किया गया था, 1881 में। और 1881 में किसका समय चल रहा था, तो कह सकते हैं लॉर्ड रिपन का, यानी कारखाना अधिनियम, सबसे पहला कारखाना अधिनियम 1881, लॉर्ड रिपन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कहाँ की गई है। समान सिविल संहिता प्राप्त करने की जो बात की गई है वो कहाँ पे की गई है, तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है, बजट पर चर्चा करने की प्रथा ब्रिटिश राज्य के दौरान किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई।
बजट पर चर्चा करने की जो शक्ति दी गई थी वो कह सकते हैं 1892 यानी कि 1892 को। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहले पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कह रहा है कि एंटोमोलॉजी मानव त्वचा का अध्ययन है। ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि एंटोमोलॉजी में हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं और मानव त्वचा का अध्ययन जो होता है वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो ये पॉइंट्स तो गलत है। सेकेंड पॉइंट्स की बात करें तो पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बिल्कुल सही है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। इस कंडीशन में बताइए कि क्या होगा। जब हम एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है, यानी यहाँ पे बी को टिक करेंगे। क्लियर। आगे देखिए, प्रवाल भित्तियाँ पानी के नीचे जो कि पारिस्थितिकी तंत्र है, ये किससे बनी होती है। प्रवाल भित्तियाँ, तो प्रवाल भित्तियाँ जो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस को कह सकते हैं नतोत्तर, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश ध्यान रखिएगा, कनकेव। इंग्लिश वाला वर्ड आपको याद रखना है, कनकेव लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि अल्जाइमर रोग का संबंध मानव शरीर के किस हिस्से से है। अल्जाइमर रोग का संबंध, अल्जाइमर रोग का संबंध हो जाता है ये मस्तिष्क का एक विकार है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय जो थी एक विशिष्ट पहचान रखते थे। किसके दौरान क्षत्रिय जो थे वो एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा बुद्ध के युग में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बुद्ध के युग में। अगला प्रश्न, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये शिक्षा जो सम्मेलन था कहाँ आयोजित किया गया था, वर्धा में। ठीक है, डी करेक्ट होगा, वर्धा में। नेक्स्ट वन बनता है कि फिलिप का वक्र इनके बीच संबंध दिखाने वाली अनुसूची है। फिलिप का वक्र, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलिप का वक्र हम कह सकते हैं बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर, इनके बीच संबंध दिखाने वाली अनुसूची है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 20 सूत्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम है प्रथम बार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम इंदिरा गांधी के समय में इसको स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स, और इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1975 में। ठीक है, 1975 में। और अगर हम बात करें तो इसका जो कह सकते हैं संशोधन इसमें किया गया, जैसे पहली बार संशोधन 1982, उसके बाद 1986 और फिर उसके बाद 2006, और वर्तमान में जो लागू है वही 2006 ही लागू है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे 4 मिलान की गई है और बताइए कि यहाँ पे गलत कौन सा है। तो अगर आपने इसका पार्ट 13 देखा होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि आपने उसमें देखा था अंसी अभयारण्य जो वो कर्नाटक से संबंधित है, ना कि गुजरात से। तो यहाँ पे पॉइंट सी गलत है, लेकिन बाकी बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मी मैरीन जो राष्ट्रीय पार्क है वो अंडमान निकोबार में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश, और कांगेर वैली राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में। ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा। बताइए, ऐसा कुछ भी अपराध नहीं होगा कब हम कह सकते हैं। तो वो अपराध नहीं माना जाएगा जब यदि वह आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। ठीक है, आत्मरक्षा के अधिकार में जो प्रयोग किया गया होता है वो उसको हम लोग अपराध नहीं कहते हैं। और आपको पता था, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अपराध से संबंधित आत्मरक्षा का जो बात की गई है वो किस आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल अगर हम बात करें धारा 96 से लेकर के 106 तक बात की गई थी। ये आपने कल की वीडियो में देखा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा निर्णय आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा जो कि निर्णय है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और कुछ पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं कि अमजद खान बनाम जो मध्य प्रदेश राज्य आत्मरक्षा अधिकार से संबंधित है, जबकि महबूब साहब बनाम अम्पेयर तथा रेग बनाम गोविंदा का वाद जो है वो हत्या और मानव वध के अंतर से संबंधित है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की रोज़ाना एक न्यू वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।